नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव प्रधान जी का। गौरव जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रारंभ पर। बहुत-बहुत प्रणाम आप सबको, आपके सारे दर्शकों को। जी। दर्शकों, 370 कश्मीर से हट गया, लेकिन 370 कश्मीर से साढ़े 4 साल पहले हट गया था। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये ठहरा दिया कि भारत सरकार का जो भी डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। ये भी हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से 370 के हवाले से जब भी बात होती है तो वहां पाकिस्तान नक्शे में आता है। लेकिन एक बड़ी चीज हमसे छूट जाती है और मुझे लगता है कि स्थापित मीडिया से लेके यूट्यूब तक की विमर्श में एक महत्वपूर्ण चीज छूट जाती है कि 370 लद्दाख पर भी लागू होता है। और जब लद्दाख पे लागू होता है तो वहां चाइना भी आता है। यानी 370 का वास्ता केवल पाकिस्तान से नहीं है, आजाद कश्मीर से नहीं है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से नहीं है, अक्साई चीन से भी जुड़ा हुआ है, यानी चाइना से भी जुड़ा हुआ है। वो चाइना जो लद्दाख पे अपना दावा जताता है। 370 पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो चीन से भी प्रतिक्रिया आई। उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारा 370 हटे ना हटे, उसके सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं कह दिया, लेकिन हम लद्दाख पे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। वो तो अरुणाचल पे भी अपना दावा नहीं छोड़ते, लेकिन भारत अब अपनी जमीन पर किसी बाहरी का दावा नहीं छोड़ता, नहीं छेड़ता। इसी मुद्दे पे आइए जरा गौरव प्रधान जी से बात करें, क्योंकि प्रारब्ध के इस मंच पर गौरव प्रधान जी के साथ जब हम बात करते हैं तो उन मुद्दों पे बात करते हैं जिन पे कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता। 370 हटा, सबने पाकिस्तान पे बात की। आज हम प्रारब्ध के इस मंच पर गौरव प्रधान जी के साथ चाइना पे बात करेंगे। गौरव जी, 370 होता है, आता है, चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट मुहर लगा देता है, सुप्रीम मुहर लग गई, सब लोग पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, मीरपुर मुजफ्फराबाद की तरफ देख रहे हैं, पीओके की तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में चाइना का भी प्रतिक्रिया आई। उसने कहा कि लद्दाख पे हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। आप ये बताइए भारत उसको कहां छोड़ेगा फिर? भाई जितने लोग हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के बड़े-बड़े नामी-गिरामी लोग हों, यूट्यूब के फॉरेन एक्सपर्ट हों, डिफेंस एनालिस्ट हों यूट्यूब वाले, जिन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में बंदूक भी नहीं पकड़ी है, बाकी बातें छोड़ दीजिए। उनको एक ऐतिहासिक चीज़ याद नहीं है। 70 साल से भारत को ये बताया गया कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान है और ये बताया गया कि हिंदी चीनी भाई-भाई हैं। एनडीए 1 की सरकार में अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने बोला था कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वो तो पपेट है, असली दुश्मन भारत का चीन है। और उन्होंने बोला था कि चीन के जो बॉर्डर है उसके अलोंग जो भी एलएसी है, उसके अलोंग जो डेवलपमेंट है हमने नहीं करा और उसका उसका रीज़न कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने ये दिया था कि हम इसलिए नहीं कर रहे ताकि चाइना भारत में ना घुस जाए। मतलब इससे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात क्या हो सकती है? तो जॉर्ज फर्नांडिस पहले व्यक्ति थे, पहले डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बताया था कि हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, वो एक पपेट है, असली दुश्मन हमारा चीन है। और आप सब समय के अनुसार ये चीज़ें देख रहे हैं कि चीन का इन्वॉल्वमेंट दुनिया में कैसे होता है। अब सवाल ये आता है चीन ऐसा क्यों करता है? चीन की चीन और भारत के बीच में 2 चीज़ों पे कह लीजिए रस्साकशी है। चीन की जो आर्मी है और ये गलवान की जो झड़प थी, युद्ध था उससे साबित होता है। चीन की आर्मी जैसा कि मैंने हमेशा लिखा है और बोला भी है कि चीन की आर्मी एक सेरेमोनियल आर्मी है।
वो गर्दन उठा के कदम से कदम मिला के फर्स्ट क्लास परेड करेगी, नो डाउट अबाउट इट, उसकी परेड बड़ी अच्छी होती है, ठीक है ना? एक-एक जूते की लंबाई, ऊँचाई, टाँग की ऊँचाई मैच करती है। लेकिन ये सेरेमोनियल आर्मी है, ये लड़ नहीं सकती। जब गलवान की भी झड़प हुई, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर हुआ, तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो टर्न अराउंड सोल्जर्स का था, चाइनीज़ सोल्जर्स का, एक तो वो ज़बरदस्ती भेजे जा रहे थे, जो वो नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वो उनका टर्न अराउंड 24 घंटे का था, यानी 24 घंटे में आपको सोल्जर रिप्लेस करना है वरना वो मर जाएगा। भारतीय सेना का जवान 8 महीने हाई एल्टीट्यूड पे लटक के रहता है। तो ये पहली चीज़ है कि अच्छा, चाइना के पास हथियार अपने बनाए हुए हैं उन्होंने, लेकिन हथियार आप कोई भी बना लीजिए, चलाएगा तो उसको इंसान ही। तो एक चाइना के 2 कारण हैं, जैसे कि मैंने कहा। एक कारण तो ये है कि चाइना दुनिया का चौधरी बनना चाहता है मैन्युफैक्चरिंग में, और वो एक छत्र अधिकार चाहता है मैन्युफैक्चरिंग का। तो भारत उसको ये अधिकार अब देने के, आपको अगर याद हो तो कांग्रेस की सरकार में लगभग 95% प्रतिशत 95% भारत की मैन्युफैक्चरिंग हर क्षेत्र की हमने चाइना के हाथ में दे रखी थी। कोरोना के काल में हमें पता चला कि हम मास्क और पीपीई किट भी नहीं बनाते हैं, वो भी चाइना से आती है। दवाइयों का एपीआई चाइना से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा चाइना से आता है, हर चीज़, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, करवा चौथ, कोई भी उठा लीजिए सनातनी पर्व, सबका सामान चाइना से आता है। रक्षाबंधन, तो हमने पूरी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के हाथ में दे दी थी। 2008 में राहुल गांधी और चाइना के बीच का एमओयू वही था। अब चाइना की एक सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिए या सबसे बड़ी बुरी आदत कह लीजिए, चाइना एक यूकेलिप्टस पेड़ की तरह है, जो जहां पर जमीन में खड़ा होता है वो आसपास का सारा पानी सोख लेता है और किसी को भी पनपने नहीं देता है। चाइना ने यही काम विश्व में हर जगह करा है, जहाँ पर भी वो गए, चाहे अफ्रीकन नेशंस हों, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो। चाइना ने सब जगह का इकोनॉमिक मॉडल बिगाड़ दिया था, सबको बेरोज़गार कर दिया था, सारा माल चाइना से बन के आता था, आपके आपके डेली इस्तेमाल की छोटी सी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी चीज़ तक। तो एक तो चाइना का भारत के साथ जो मनमुटाव कह लीजिए, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ मनमुटाव, बाकी तो बहुत कुछ है। वो एक है मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा है जिसके बारे में बड़े-बड़े डिफेंस एक्सपर्ट और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट ने आज तक ध्यान नहीं दिया है, और मैं 1995 से इस बात को लिख रहा हूँ कि इस एरिये की लड़ाई भारत और चाइना की होगी। मतलब वेपन लेवल लड़ाई नहीं, आर्मीज़ की लड़ाई नहीं, इकोनॉमिक वॉरफेयर। वो है पानी को लेके। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर अगर कहीं है तो रशिया में है। और दुनिया के 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। एक तीसरा पोल है जिसको तिब्बत को तीसरा पोल माना जाता है, क्योंकि इस एरिये का सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर तिब्बत में है। जब आप तिब्बत की बात करते हैं तो लद्दाख उससे अलग नहीं है। यही कारण है कि चाइना ने कहा कि हम लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट का जो रूट कॉज़ है, जो सीड है, वो फ्रेश वाटर है। चाइना की पॉपुलेशन और भारत की पॉपुलेशन को मिला के दुनिया की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इन 2 देशों में है। फ्रेश वाटर की सबसे ज़्यादा किल्लत यहीं पर महसूस होगी और यहीं प्रॉब्लम होगी। इसलिए चाइना की कोशिश ये है कि फ्रेश वाटर को वो किसी तरह से कंट्रोल करे। यही कारण है कि चाइना तिब्बत को तो अभी घुसा पड़ा है, लेकिन वो अरुणाचल से लेके लद्दाख तक की बात करता है, क्योंकि ये पूरी बेल्ट फ्रेश वाटर बेल्ट है। बिल्कुल ठीक बात।
भारत की सारी नदियों का पानी इसी हिस्से से भारत में आता है। बिल्कुल। तो अगर आपको याद हो 2013 में की बात है जनवरी में जब मनमोहन सिंह सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि सियाचिन को डीमिलिटराइज़ करना है। हुँ, हुँ। आपको याद है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो डीमिलिटराइज़ का मतलब होता है वहाँ से दोनों या तीनों देशों की सेनाएँ निकल जाएँगी, उस हट एरिया में सेना नहीं रहेगी। ठीक बात। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि डीमिलिटराइज़ का अर्थ होता है दोनों सेनाओं का हटना, हुँ, जबकि वहाँ पर केवल भारतीय सेना है, पाकिस्तान की सेना नहीं है, है ही नहीं। ठीक है ही बात। नहीं। यही कारण है कि जो कूप थ्योरी थी, आपने पढ़ा होगा ना कूप थ्योरी? बिल्कुल, मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ तो पढ़ा ही है। नहीं, आप मैनेजमेंट में मत जाइए, ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, कूप थ्योरी थी प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकना। जब भारत के राष्ट्रपति भवन के आसपास भारतीय सेनाओं ने घेराव करा था और इस बात को शेखर गुप्ता जो पत्रकार है ज़िंदगी में उसने एक ही चीज़ सच लिखी थी, वो यही लिखी थी कि कूप थ्योरी हो रही है और इसमें आपके दादा की परमिशन थी। मैंने जो मैनेजमेंट वाला आपको रेफ़रेंस दिया, मुझे अच्छी तरह याद था कि मिलिट्री कैसे चल पड़ी थी, कैसे उसको नकारा गया था। मैनेजमेंट में एक थ्योरी हमको पढ़ाई जाती है कि जब आपका कॉम्पिटिटर अगर माने नहीं तो उसको मनवा दो। तो ये लगभग उसी तरह की बात थी। हाँ, इसलिए मैंने तो कूप थ्योरी को मैनेजमेंट से जोड़ दिया। जी, ठीक। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को गलत मानते हैं। उनका उनका अपना सोच का दायरा है। मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। फरीदाबाद में मथुरा रोड पे जो टॉल है, वो सारे टॉल टूट गए थे क्योंकि जो बीएमपी है होती है, वो इतनी चौड़ी होती है कि टॉल में नहीं आती है, तो वो तोड़ते हुए तो टॉलों को निकली थी। तो बीएमपी का दिल्ली में आने का मतलब क्या था? तो ये अब इस बात की आप कहेंगे कि इस बात की उस समय के जो आर्मी चीफ थे जनरल वीके सिंह जो आज मंत्री हैं उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं माना, ये गलत है। तो आप समझिए वो कभी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, बिल्कुल ठीक बात। ना ही दादा हमारे राष्ट्रपति इस चीज़ को मानेंगे। ये सारी चीज़ें हिडन कैमोफ्लेज वे में होती हैं। तो ये चाइना के कहने पे पाकिस्तान के साथ मनमोहन सिंह ने ये स्टेप लिया था और मनमोहन सिंह को प्रेशराइज़ करा था सुपर पीएम ने कि सियाचिन को डीमिलिटराइज़ करना है। अब आप मैप खोल लीजिए, सियाचिन से अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया मार्क कीजिए और आपको अंदाज़ लग जाएगा कि सारी भारत की सारी नदियाँ यहीं से आती हैं। यानी बिल्कुल, चाइना पानी को कंट्रोल करने का पूरा प्लान था, जो मोदी सरकार आने के बाद फेल हो गया और भारत की सेना के अध्यक्ष और जो हायरार्की में ऊपर हैं, उन्होंने इस चीज़ को नहीं होने दिया। तो पानी और मैन्युफैक्चरिंग ये 2 हिस्से हैं चाइना के जिससे भारत की लड़ाई है। अब भारत चाहे तो युद्ध कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी फाइटिंग फ़ोर्स नहीं है और हम धीरे-धीरे उस तरह बहुत एडवांस हो गए हैं वॉरफेयर में। क्योंकि किसी टाइम तो हमारे पास गोली के पैसे नहीं थे, एक गोली चलाने के लिए आपको दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही आप चला सकते थे। तो आज वो सिचुएशन नहीं है, आज समय अच्छा है जवानों को हमारे पूछना नहीं पड़ता है, दिल्ली परमिशन नहीं लेनी पड़ती है कि हम गोली चलाएँ या नहीं चलाएँ। आज तो ये बोला जाता है कि जब तक ठोक ना दो तब तक बंदूक शांत ना होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार का सोचना है कि युद्ध से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं निकलता है। पैसा भी बर्बाद होगा और जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी स्लो हो जाएगी। चाइना को मारने के लिए सबसे अच्छा अधिकार है उसकी इकोनॉमिक पावर। जैसे राम रामायण में रावण का बार-बार सिर काटा जाता था युद्ध में, भगवान श्री राम काटते थे।
और उसका सिर बार-बार जुड़ जाता था या कहीं नया आ जाता था। विभीषण ने बताया कि रावण को मारने का एक ही तरीका है कि उसकी नाभि में तीर मारो। चाइना की नाभि इकोनॉमिक्स है। तो चाइना को मारने का तरीका केवल इकोनॉमिक्स से आएगा, युद्ध से नहीं आएगा। आपने पीछे भी देखा होगा, चाइना ने हज़ारों बार पोस्चरिंग करी है ताइवान के साथ। कभी पास में हवाई जहाज उड़ा दिए, कभी अंदर घुसा दिए, कभी बाहर। वो कभी लड़ नहीं पाया क्योंकि चाइना हवाई जहाज उड़ा तो सकता है, लड़ नहीं सकता। तो यही कारण है कि चाइना ने 370 हटने के बाद ये स्टेटमेंट दिया कि हम लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अगर देखिए, चाइना का इंटरेस्ट लद्दाख में है, लद्दाख के बॉर्डर्स पे है, और वो लद्दाख जो अब यूटी बन चुका है 370 के एब्रोगेशन के बाद, और सुप्रीम कोर्ट की मुहर के बाद वो भी सारा कांड हो चुका है। यानी कि हमारे लिए तो अब भूतकाल हो गया ना थ्री हुँ, 370। लेकिन मैं अब आपसे एक चीज गौरव जी पूछूंगा कि 370 हटने के बाद सारा फोकस फारूक अब्दुल्ला की तरफ, सारा फोकस महबूबा मुफ्ती की तरफ, सारा फोकस कश्मीर वैली की तरफ, क्या ये माना जाए कि भारत के उस जम्मू कश्मीर जो 370 को एंजॉय कर रहा था, उसने वाकई इतना ज्यादा इग्नोर किया लद्दाख के उस बेल्ट को कि उसकी चिंता में आज भी लद्दाख शामिल नहीं है? और अगर शामिल नहीं है, मान लीजिए उनके हवाले से नहीं शामिल है, तो क्या इस देश की स्थापित मीडिया या इस देश के पॉलिटिकल पार्टीज, मैं कहता हूं कि आज नरेंद्र मोदी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन विपक्ष तो ये सवाल उठा सकता था चाइना के हवाले से कि वही विपक्ष, वही कांग्रेस जो बार बार कहती है कि चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतना कब्जा कर लिया, लेकिन 370 हटने के बाद लद्दाख को लेके चाइना की क्या चिंता है, इस पे कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं बोला साहब। उसने उसका कहा कि वो दावा करता है। तो ये उसका दोगलापन क्या है कांग्रेस में? उसका कारण है, कांग्रेस ही नहीं, मीडिया को भी चुप रहने को बोला गया। क्योंकि अगर ये चीज़ उछलती, अगर कांग्रेसी इस चीज़ की बात करते, तो देश के नागरिकों की समझ में आता चाइना का इन्वॉल्वमेंट लद्दाख के एरिया में। तो चाइना ये चाहता है कि इस चीज़ पे ज़्यादा मुद्दा ना हो, फ़ोकस कश्मीर और पाकिस्तान पे ही रहे और हम पीछे से अपना-अपना काम करते रहें, क्योंकि चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर बीआरआई प्रोजेक्ट में फँसे हुए हैं, जो कि पाकिस्तान के पीओजेके के उस हिस्से से निकलते हैं जो भारत का है। तो वो उसमें ज जहाँ चाहे वो काराकोरम हाईवे हो, चाहे वो गलवान के ऊपर वाला हिस्सा हो, चाहे वो हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ एरिया हो, जो पाकिस्तान ने चाइना को दान में दे दिया है। ठीक है? वहाँ से बीआरआई निकल रहा है। दूसरा, जब आप भारतीय मीडिया की बात करते हैं, तो भारतीय मीडिया का काम आपको सच्ची स्टोरी दिखाना और तथ्य दिखाना नहीं है। आप ये बात समझिए। भारतीय मीडिया का मूल आधार और या कहें जो ऑब्जेक्टिव है, जो चैनलों के मालिकों ने दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीआरपी जनरेट करनी है। अब टीआरपी अगर आप लद्दाख के बारे में बात करेंगे, तो टीआरपी जनरेट नहीं होगी। टीआरपी जनरेट होगी जब आप फारूक की बात करें, मुफ्ती की बात करें, यासीन मलिक की बात करें, कश्मीर की बात करें। आप एक बात बताइए, कश्मीर पे मैंने इतना सब लिखा और कश्मीर पे मेरे इतने ट्रिप हुए। पहली चीज़ तो मैं कंपेयर किसी से नहीं कर रहा, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे सुरक्षा बलों को छोड़ दिया जाए, एजेंसीज़ को छोड़ दिया जाए, तो शायद किसी भी पॉलिटिशियन या आप कहें मीडिया, बड़े से बड़े मीडिया हाउस से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मेरे चक्कर कश्मीर में लगे हैं एज़ कंपेयर टू एनीबॉडी एल्स। तो
जितनी भी चीज़ें मैंने कश्मीर के बारे में अपने चैनल पे लिखी हैं, आप कश्मीर वर्ड टाइप करके सर्च में चेक कर लीजिए। जितना भी पॉज़िटिव न्यूज़, डेवलपमेंट न्यूज़ मैंने कश्मीर के बारे में लिखी है, क्या वो आपको मीडिया में दिखी? नहीं दिखेगी। वो इसलिए नहीं दिखेगी। अब आज आप देखिए, पोलो मार्केट चले जाइए श्रीनगर का, लाल चौक चले जाइए श्रीनगर का, जहाँ बम फटते थे, गोलियाँ चलती थी, पाकिस्तान का झंडा लगता था, वो इस आईएसआईएस का झंडा लगता था। आज तो वहाँ सब नॉर्मल है। वहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है, वहाँ कोई बैरक्स वो बंकर्स नहीं बने हुए हैं, विज़िबल बंकर्स नहीं बने हुए हैं सड़क के किनारे। वहाँ कोई गाड़ियों में सबको उतार के, सबके कपड़े उतार के सर्च नहीं होते हैं। कोई ब्राव वायर नहीं लगे हुए हैं मूवमेंट को रोकने के लिए। क्या मीडिया दिखाता है ये? तो मीडिया तो वो दिखाएगा जिसको उसको टीआरपी। तो जब फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती ऊट-पटांग कोई भी स्टेटमेंट दें, उस पे चर्चाएँ हो जाती हैं। जबकि उनकी उनका धरातल खत्म हो चुका है, उनके अपने लोग उनको छोड़ के जा चुके हैं, जो आम कश्मीरी हैं, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। आज अगर फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती के साथ कोई है, तो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जिनका धंधा-पानी उनके साथ चल रहा था, चाहे वो फ्री का हो, चाहे बिज़नेसेस हों जो उनके वजह से चल रहे थे, वही उनके साथ खड़े हैं। मतलब जो नॉर्मल कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, वो भी कश्मीर में है। लेकिन वो कश्मीरी हिंदू और कश्मीरी पंडित, मुफ्ती और इनके साथ खड़े हुए हैं, जिनकी दुकानें चल रही थीं विक्टिमहुड की उस समय। तो इसलिए लद्दाख को कम तवज्जो दी जाती है मीडिया पे एज़ कंपेयर्ड टू कश्मीर, क्योंकि कश्मीर से टीआरपी जनरेट होती है और हम जैसे छोटे-मोटे लोग होते हैं जो अपना काम करते हैं और किसी स्टेट की पॉज़िटिव चीज़ें दिखाना। देखिए, पॉज़िटिविटी से कमाई नहीं होती, ठीक है ना? पॉज़िटिविटी से कमाई नहीं होती, पॉज़िटिविटी से केवल दिल को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि आपने राष्ट्र के लिए कुछ करा है, जिसके लिए आपको कोई सरकार मेडल नहीं देगी, कोई आपको माला नहीं पहनाएगा, कोई आपका ज्ञानवर्धन नहीं करेगा। बहुत लेकिन बढ़िया। अगर आप नेगेटिविटी दिखाते हैं, चाहे आप मीडिया हो, चाहे आप यूट्यूब चैनल हो, अगर आप नेगेटिविटी दिखाते हैं, चाहे वो कश्मीर के बारे में हो या भारत के कोई भी मुद्दे के बारे में हो, तो वो सर्कुलेशन और व्यूअरशिप बढ़ती है, जिससे टीआरपी जनरेट होती है। चाहे वो चैनल को पैसे मिलें, चाहे यूट्यूब वालों को पैसे मिलें, वो कमाई का साधन है। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। अश्विनी भाई, आप और हम जैसे लोग यूट्यूब से नहीं कमाते हैं। ये हमारी कमाई का साधन नहीं है। इसलिए हम यहाँ पॉज़िटिव बातें बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए कल मेरा यूट्यूब कमाई का साधन बन जाए, मेरी ब्रेड एंड बटर बन जाए, जहाँ से मुझे कमाना है, तो मैं तो नेगेटिव बात करके लोगों को भड़काऊँगा, क्योंकि जितना भी व्यूअरशिप बढ़ेगी, वो तभी बढ़ती है जब नेगेटिविटी सामने आती है। ये बहुत खूबसूरत आपने बोला है। और एक चीज़ आपको बताऊँ मैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कश्मीर के फ़ोकस्ड और कुछ तो ऐसे हैं जो अब मैं क्या कहूँ उन नामों को मैं थोड़ा-सा प्रतीकात्मक रूप से आपको बोलूँगा कि टनाटन सनातन पार्टी है ना? इस जैसी लोकल पार्टियाँ खड़ी हैं, इस जैसे तमाम लोग खड़े हैं और ये सारे 2014 की उस ज़मीन के बाद खड़े हैं, जो 2014 के बाद जो राजनैतिक परिवर्तन हुआ है भारत में, उसकी ज़मीन पर खड़े हैं। वरना इससे पहले वो क्या करते थे, कैसे करते थे, ये भी सबको मालूम है। उसके बाद भी वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी सबको मालूम है। तो मैं तो ऐसे लोगों को एक ऐसा पान का खोमचा कहता हूँ कि जो अपने सिर्फ़ रोज़गार के लिए करते हैं। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएँगे, हमारा विषय बहुत देखिए, बड़ा है। गौरव मैं भाई, आप आपका विषय मैं बहुत बड़ा है। जी, हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, इन लोगों पे समय बर्बाद करना
हम अपने उन लोगों के लिए उन लोगों के साथ अन्याय करते हैं जो आपके चैनल को या मुझे पढ़ते हैं किसी पॉजिटिविटी के लिए, भारत की भारत की प्रगति, उन्नति के लिए। तो बिल इन लोगों पे हमें अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, रीसेंट एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2021 में मैं उरी गया था। अक्टूबर-नवंबर का टाइम था शायद। मैं उरी गया था। तो उरी में एलओसी पे एक ब्रिज है जिसका नाम है कमान सेतु। कमान सेतु जब भारत और पाकिस्तान का ट्रेड चल रहा था, तो ये मेजर एरिया था जहाँ से सामान भारत आता था या भारत से सामान पाकिस्तान जाता था। और ये बारामूला का रास्ता है। कश्मीर के इतिहास लोगों को नहीं पता है, पर बारामूला वाज़ द बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। श्रीनगर तो बाद में बना। बारामूला वाज़, और बारामूला आने का तरीका ही उरी के उस कमान सेतु से है, जो कि भारत का और पाकिस्तान का जॉइंटली बनाया हुआ है। 2 तिहाई भारत का है, 1 तिहाई पाकिस्तान का है। तो 2021 में जब मैं गया था, वहाँ बहुत सारे बर्फ वायर थे, रिस्ट्रिक्शंस थे, सिविलियंस जा नहीं सकते थे। हम तो चले गए किसी कारणवश, पर सिविलियन जा नहीं सकते थे और हम भी मॉनिटर में रहते थे। तब मैंने एक प्रश्न करा था हायर अथॉरिटी से कि इस जगह को टूरिस्ट के लिए खोल देना चाहिए, जिससे इसकी सिक्योरिटी और बढ़ जाएगी। मैं फ़ौज मतलब हम सिक्योरिटी एजेंसीज़ में एक चीज़ बोली जाती है कि अगर आपको कोई जगह सिक्योर करनी है तो टूरिस्ट को बढ़ा दीजिए। तो अभी मैं पिछले हफ्ते उरी होके आया। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है अभी क्या है, उस मार्ग को जो कमान सेतु के बाहर वाला मार्ग है, जहाँ से आप पहुँचते हैं, उस मार्ग को विजय पथ हमने नाम दिया हुआ है। वहाँ पर जो उरी की लड़ाई में लड़े हुए जो हमारे फौजी हैं, आज के नहीं 1947 से, उनके बस्ट लगे हैं, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अखंड भारत का नक्शा बना के लगाया हुआ है, उसपे लिखा है अखंड भारत। और उसको अभी और डेवलप करा जा रहा है, सोवेनियर भी है, टूरिस्ट के लिए ओपन है, कोई परमिशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कमान सेतु जाइए, घूम के आइए, फ़ोटो खींच के आइए, सब कुछ है, पर सिक्योरिटी भी है, बट सब कुछ है। और आप जब वहाँ जाएँगे तो आपको अपने कमान सेतु के ऊपर जब आप नज़र दौड़ाएँगे, तो आपको वहाँ पाकिस्तानी पोस्ट भी दिख जाएँगी। पर वो भी जानते हैं अगर आज उन्होंने एक गोली मारी तो वो पोस्ट फिर नहीं रहेगी। ये उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि 2021 में मैं जब गया था तो हम भी मॉनिटर्ड थे, जबकि हम स्पेशल प्रिविलेज में पहुंचे थे। लेकिन इस बार मैं गया तो कमान सेतु का ब्रिज का दरवाजा खोल के हम कमान सेतु पे चले, और हम एग्जैक्ट 0 पॉइंट जहां तक भारत, वो पुल भारत का हिस्सा है, भारत जो नीचे नदी नाला जो भी बहता है वो उसका सेंटर पॉइंट हमारा 0 पॉइंट होता है, हम उस पॉइंट तक गए। आज आज ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे कुछ फ़ोटो डाली हैं उसकी। तो हम वहाँ तक गए। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पॉज़िटिव न्यूज़ है कि हमने उसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया, और हमने भारत के बच्चे, भारत के युवा सबके लिए वो खोला है। जाइए, देखिए, पढ़िए, हिस्ट्री समझिए, असली हिस्ट्री क्या है। और वहाँ जो क्योंकि कश्मीर तो सनातन भूमि है, ठीक है? तो वहाँ पर जितने भी सनातनी राजा महाराजा हुए और रानी भी, उन सबके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन क्या किसी मीडिया ने ये दिखाया? किसी यूट्यूब वाले ने दिखाया? देखिए क्या होता है, बुरा मत मानिएगा, पर कमरे में बैठ के यूट्यूब पे ज्ञान देना आसान होता है। अपने पैसे खर्च करके कहीं जाना, उसका अनुभव लेना, और फिर उस अनुभव को अपने राष्ट्र के और लोगों के साथ शेयर करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत खर्चा होता है। पर मेरा शायद ये पागलपन ही आप कह लीजिए कि मुझे इससे कुछ मिलता तो है नहीं भौतिक तौर पे या किसी और तरह से। पर ये है कि मैं जाता हूँ, जो अनुभव करता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल। चीज़ें आपको मीडिया पे नहीं दिखेंगी।
बिल्कुल ठीक बात है। और एक शेर की मुझे एक लाइन याद आ रही है कि हालाँकि ये शेर एक बड़े अजीब से आदमी का है, बड़े बदनाम शायर का है, मुनव्वर का है, लेकिन हाँ, ये दोहराता हूँ कि बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। लेकिन कई बार जो है किसी की भी अच्छी लाइनें अगर सामने आ जाएँ, तो उसको बताना चाहिए। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कश्मीर से निकाल के अच्छा देखिए, ये कैसी विडंबना है कि आज अगर हमको चाइना पे बात करनी पड़ रही है, तो आपको बार-बार मुझे कश्मीर से खींचना पड़ रहा है। और खींचना इसलिए पड़ रहा है कि इस देश की स्थापित मीडिया, इस देश के राजनैतिक विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसने कश्मीर को केवल पाकिस्तान से जोड़ के रख दिया है। जबकि अक्साई चीन हमारा हिस्सा था, कश्मीर के पास है। आज कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम अक्साई चीन लेंगे? वो नहीं बोलेगी। अक्साई चीन अक्साई चीन का पूरा हिस्सा जो पाकिस्तान ने मेज पे सजा के चाइना को दे दिया, आज कश्मीर पर सवाल उठाते हुए, चाइना पर सवाल उठाते हुए वही कांग्रेस जिसने एमओयू कर रखा है, वही राहुल गांधी जिसने जिसने और जिसकी पार्टी ने और उसकी मां ने एमओयू खड़े होकर साइन कराया, वो कभी नहीं पूछता कि अक्साई चीन हमको वापस कब मिलेगा। वो बार बार ये कहता है कि गलवान पर कितना कब्जा हो गया, इधर कहाँ कब्जा हो गया। अक्साई चीन पर बात नहीं करती कांग्रेस, इसकी क्या वजह है? क्या कांग्रेस एक गुप्त समझौते के तहत चाइना को 370 एब्रोगेशन के बाद किनारे रख के केवल और केवल पाकिस्तान पर फोकस कर रही है? कुल मिला के मेरा आसान शब्दों में आपसे सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस चाइना के लिए एक स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, एक सेफ गार्ड का काम कर रहे हैं? चाइना, ये परिवार और उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाइना के हाथों बिके हुए हैं। ये वो चीज़ पब्लिक में नहीं लाएँगे जिससे चाइना को नुकसान हो। क्योंकि जब देश के लोग बात करेंगे तो प्रेशर बनेगा सरकार पे भी, आगे जाके कोई स्टेटमेंट तगड़ा दे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि सरकार का संज्ञान नहीं है या हम सरकार उस एरिया में कोई काम नहीं कर रही है। काम कर रही है, लेकिन हर काम को करने का तरीका है, सबका ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है। इस बार-बार गलवान की जब बात करते हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश करते हैं कि चाइना कितना पावरफुल है और भारत के अंदर कितना आ चुका है। मैं हाइपोथेटिकल बातें नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ। अगर 2014 में मोदी सरकार ना आई होती और यूपीए 3 की सरकार सोनिया गांधी के अंडर होती, तो भाई मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ लिख के दे सकता हूँ, सियाचिन आपके हाथ से जा चुका था, कश्मीर आपके साथ जा चुका था, पंजाब जा चुका था, ढोकलम जा चुका था और उधर आपके हाथ से सिक्किम जा चुका था। और भारत एक ऐसा राष्ट्र था जो या तो बरसात पे जीवित रहता, वरना रेगिस्तान बन जाता, क्योंकि नदियाँ बंद होती। ये बात समझ में नहीं आ रही है लोगों के। तो हम जो पार्लियामेंट में छींटाकशी होती है या मीडिया पे होती है, आप भी जानते हैं मैं टीवी नहीं देखता, मुझे उसमें कोई शौक नहीं है। क्योंकि टीवी में कुछ ऐसी चीज़ नहीं आती है जो आपका ज्ञानवर्धन कर सके, उसमें केवल टीआरपी का बिज़नेस चलता है। शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक लोगों को पागल किया जाता है, ब्लड प्रेशर हाई करके लोग सोते हैं। मैं बहुत शांति से सोने वाला इंसान हूँ, मेरी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चाइना इस तरफ शांत रहना चाहता है, वो जितनी भी हीट है और शोर है वो कश्मीर में रखना चाहता है और पाकिस्तान तक रखना चाहता है, ताकि चाइना की स्ट्रैटेजी एक्सपोज़ ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब चलते-चलते अगर इस पूरी बातचीत को समेटूँ, इंडी अलायंस उसकी अगली बैठक तय हो गई। हिलते-डुलते आज मुझे नज़र आ गए लालू प्रसाद यादव भी। और मज़े की बात ये है कि जब उनसे सवाल पूछा कुछ पत्रकारों ने,
तो उनसे ये कहलवा लिया और एक दो सवाल पूछा पत्रकारों ने, तो लालू यादव दूसरी स्टेट में जी रहे हैं। बहरहाल उनकी मजबूरी है कि जिस कांग्रेस के युवराज ने उनको सजा दिलाई और राजनीति से बेदखल किया, आज वो उन्हीं के भरोसे रह रहे हैं और उन्हीं से मटन वगैरह बनाना सीख रहे हैं। लेकिन मजेदार बातें कही, जैसे होता ना कि दिल की बात निकल के चली आए। तो जब लालू यादव से ये पूछा गया कि साहब मोदी कहते हैं कि हमारी गारंटी है और हम फिर वापस आएंगे, तो लालू यादव ने कह दिया अपनी स्टाइल में, कहता ठीक है वो चले आए। यानी लालू यादव भी कह रहे हैं कि वो चले आए। बहरहाल इंडी अलायंस की एक बैठक अब होने जा रही है दिल्ली में। अभी तक कोई मसला सामने है नहीं। 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो स्थिति इंडी अलायंस की हुई, कांग्रेस की हुई, वो समझ में आती है। ऐसे में एक बार फिर मैं इस पूरे चुनाव को अचानक दर्शकों को और आपको भी ये चौंकना लाजमी हो सकता है कि मैंने इंटरनल पॉलिटिक्स की बात जब चाइना 370 लद्दाख की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां कहां जोड़ दिया। लेकिन चीन को पर्दे के पीछे रखने के पीछे कांग्रेस की ये साजिश, जबकि 370 से जितना पाकिस्तान प्रभावित है, और पाकिस्तान तो एक दबा कुचला है, उसको हम जब चाहें तब दबा लें। लेकिन चाइना एक ऐसा है जिसने इसी कांग्रेस के राज में हमको आंख दिखा चुका है, हरा चुका है। ये शर्म का विषय है। लेकिन फिर भी आज जब 370 एब्रोगेशन के बाद लद्दाख पे चाइना अगर अपना कोई स्टेटमेंट देता है, तो बात सबसे ज्यादा उस पर होनी चाहिए। कांग्रेस इस बात को अवॉइड क्यों कर रही है? इंडी अलायंस इस बात को अवॉइड क्यों कर रहा है? क्या ये सवाल इंडी अलायंस के तमाम लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम पहले तो छोड़ो पाकिस्तान, पहले चाइना पर जवाब दो? कौन पूछेगा? पत्रकार पूछेंगे ना। हम पूछ रहे हैं साहब, आप आप पूछ पूछ रहे रहे हैं। आप फिर भी एक नामी यूट्यूबर हैं, फेमस हैं, हमारी तो हैसियत नहीं है। पत्रकारों को ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन कैसे पूछेंगे? टीआरपी चलेगी ये सवाल पूछ के? जब आपने देश के लोगों को जागरूक करा ही नहीं है, जब आपने कोई कोशिश करी नहीं है, तो आदमी तो ये कहेगा यार चाइना हमारा क्या लेना-देना, छोड़ो, लैंड डिस्प्यूट थोड़ी ना हमारा। ठीक है ना? सिक्किम और अरुणाचल के बारे में, लैंड डिस्प्यूट के बारे में भारत के कितने लोग जानते हैं एज़ कंपेयर टू कश्मीर? दूसरा इसका जवाब ये है कि जितने इंडी अलायंस वाले हैं, इनका मालिक कौन है? इनका मालिक तो चाइना ही है ना। आप लालू की बात करते हैं, बाउंड्री कहाँ से लगती है बिहार की? मैं आप चिकन वेस्ट ने बंग याद दिला रहा हूँ आपको। आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, कहाँ से लगती है? आप जब तमिलनाडु की बात करते हैं, तो उनके पास कौन आता है? आप जब और केसीआर तो मिट्टी में मिल गए, लेकिन और जो भी विपक्ष की जब आप बात करते हैं, अगर आप ईस्टर्न कोस्ट पे चले जाइए, तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपके मूल रूप से टीएमसी है, आपका स्टैलिन है, ठीक है? डीएमके है, ये 2 ही पार्टियाँ हैं। ये और बीच में कांग्रेस इधर-उधर लटकी-झटकी पड़ी हुई है, मिला के। इन नीतीश सब कुमार है, नीतीश कुमार देख लीजिए, लालू इन है। सबका इन लालू, नीतीश कुमार, इन सबका स्टेट अगर आप देखें तो इनका स्टेट स्ट्रैटेजिक रूप से चाइना के साथ है। फंडिंग वहाँ से आती है। तो आपको लगता है इंडिया अलायंस चाइना पे बात करेगी? नहीं हम्म। करेगी। दूसरा बात, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हो रही है, इसमें पहली चीज़ तो मीटिंग का कोई मसौदा नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है एजेंडा क्या है। ये मीटिंग हो रही है पोस्चरिंग के लिए कि राहुल गांधी तेलंगाना जीत गए। तो तेलंगाना हम जीत गए, अब हम हैं पावरफुल। राहुल गांधी के अंडर इलेक्शन लड़ा जाएगा, इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में बोला था, हु विल बेल द कैट? हम्म। आ रही है बात समझ में आपको? तो और रहा सवाल इस इंडी अलायंस का कितना इम्पैक्ट होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चुनाव से पहले ये बिखर जाएगा। देखिए,
क्या लालू अपनी सीटें तोड़ के कांग्रेस को देंगे? नहीं। क्या नहीं देंगे। अखिलेश यादव तोड़ के देंगे? नहीं। क्या ममता दूर के बनर्जी तोड़ के नहीं। देंगे? नहीं। क्या डीएमके तोड़ अखिलेश के देंगे? यादव नहीं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2 सीटें देने को भी तैयार नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि जितने भी ये हैं, चाहे अखिलेश हो, ममता हो, नीतीश हो, स्टालिन हो, क्या ये अपनी सीटें कांग्रेस को देंगे? नहीं देंगे। और रहा सवाल कि जो यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि यही इंडी अलायंस ने नॉर्थ साउथ करा था, ठीक है? हुँ, अभी कुछ दिन पहले। नॉर्थ साउथ इसलिए करा था ताकि राहुल गांधी और उनकी माताजी के लिए सेफ सीट ढूँढी जाए। नॉर्थ में माँ-बेटा साफ हो चुके हैं, ठीक है ना? ये केवल अब जो साउथ के 4 स्टेट रह गए हैं हमारे तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आपका आंध्रा, ये यहीं पर सीटें टटोल रहे हैं। मोस्ट लाइकली ये सीटें लेंगे कर्नाटक से, ठीक। ठीक है? कर्नाटक या तेलंगाना से ये हुँ, सीटें लेंगे। तेलंगाना कांग्रेस के लिए इसलिए सबसे बड़ी जीत है क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग करने में कांग्रेस का ही हाथ है। बिल्कुल ठीक। बहुत सारे लोग ये असलियत नहीं जानते कि जब ये यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तब मनमोहन सिंह और दिग्विजय सिंह स्टेट को तोड़ने के फ़ेवर में नहीं थे। 2 हुँ, लोग जो फ़ेवर में थे, वो थी सोनिया गांधी और अहमद पटेल और हुँ, उनका ये था कि अगर स्टेट को डिवाइड कर देंगे, तो हम आंध्रा में और तेलंगाना में दोनों में राज करेंगे। ये ठीक बात है। और बहुत जल्दीबाजी में ये डिवीज़न हुआ भी था, आपको ये याद होगा। ये मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, ये इलेक्शन देखिए क्या होता है क्षमा करें इस बात को कहने के लिए पर जो हमारे महानुभाव ट्विटर और यूट्यूब वाले एक्सपर्ट्स हैं, इतिहास के पन्नों में नहीं जाते और राजनीति हमेशा इतिहास के पन्ने में से ही आगे निकलती है। अब तो गौरव जब भाई उन उन लड़कों कम है, तो करिएगा क्या? वो इतिहास में क्या जाए? वो तो जब से उनका इतिहास शुरू है, तब से हमारा वर्तमान शुरू है। खैर, तो आप देखिए इन लोगों को फंडिंग चाइना से आ रही है और अब सवाल ये है कि चाइना और अमेरिका लड़ रहे हैं, नहीं। इसके 2 पहलू हैं। जब हुँ, हम अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका और सीआईए को अलग करके देखना चाहिए। ठीक बात। सीआईए और चाइना एक साथ काम कर रहे हैं, अमेरिकन पॉलिटिशियन पोस्चरिंग के लिए अलग दिखा रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो जो भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है ख़ास तौर से सीआईए और चाइना की, उसका मूल आधार मैन्युफैक्चरिंग है, फ्रेश वाटर है और भारत को एक बाज़ार में कन्वर्ट करना अपने माल बेचने के लिए। और बिल्कुल ठीक। भारत के अगेंस्ट क्यों है? भारत की प्रगति के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा इकलौता देश है, हुँ, जो मैन्युफैक्चरिंग के भी काबिल है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को खपाने के भी काबिल है, क्वालिटी के साथ है। क्वालिटी के साथ है। जबकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग के काबिल है, लेकिन खपाने के लिए नहीं है। उनके नॉर्मल लोगों के पास डिस्पोज़ेबल इनकम नहीं है कि वो अपना बनाया हुआ माल खुद खरीद सकें। ठीक बात। भारतीय बाज़ार की यूनिकनेस ये है कि हम ना केवल माल बना सकते हैं, क्वालिटी माल बना सकते हैं, खुद बल्कि कंज्यूम उसकी खपत भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा गौरव जी, चलते-चलते अब इस पूरे कन्क्लूज़न को अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूँ, हमारा दुश्मन नंबर 1 370 के एब्रोगेशन के बाद, जम्मू कश्मीर को सामने रखने के बाद और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं लद्दाख को भी सामने रखने के बाद और चाइना का पूरा ये प्रोजेक्शन सामने आने के बाद, उसका रिएक्शन सामने का आने के बाद, मैं अगर आपसे एक लाइन में पूछूँ, हमारा दुश्मन नंबर 1 आज की डेट में कौन है? चाइना या पाकिस्तान? मैं जॉर्ज फर्नांडिस की बात ही रिपीट करूँगा कि हमारा दुश्मन नंबर 1 चाइना है। मुझे लगता है कि इससे आगे और कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए। ये सवाल कांग्रेस पार्टी
और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुए एग्रीमेंट से पूछा जाना चाहिए, एनडीए अलायंस से पूछा जाना चाहिए कि 370 के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ हमारा मुद्दा कश्मीर है और कश्मीर के बाद पीओके है, कश्मीर तो हमारे लिए अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा दर्शकों, कश्मीर तो हमारा अंग है, अब हमारे लिए सिर्फ पीओके है। लेकिन हमें डाइवर्जन दिया जाता है केवल और केवल पाकिस्तान का पीओके का, लेकिन लद्दाख भी उसी जम्मू कश्मीर, अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का पार्ट है जो अब यूटी है, जहां चाइना की निगाहें हैं। और चाइना जब ये कहता है और उसका ऑफिशियल स्टैंड है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कि हम लद्दाख पे अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, तो क्या भारत इस हैसियत में नहीं है कि हम ये कह सकें कि हम अक्साई चीन पर भी अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। और आज का भारत 2014 के बाद का भारत, 2024 के मुहाने पे खड़ा भारत अब कांग्रेस से ये सवाल पूछता है और उसी के साथ कांग्रेस के मित्र कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी चीन से भी ये सवाल पूछता है कि अगर हम पीओके लेने पे तत्पर हैं, तुम अगर हमारे लद्दाख पर नजर रखोगे तो हम अक्साई चीन भी वापस लेंगे। गौरव जी चलते हैं, कुछ आप जोड़ें। एक करेक्शन कर दूं मैं आपको, आपने कहा अगर तुम ये करोगे तो हम अक्साई चीन पे भी दावा ठोक, भाई साहब नहीं, हम अक्साई चीन पे दावा ठोक रहे हैं और दावा ठोक नहीं रहे हैं। आने वाले समय में अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा बना के ही छोड़ेंगे, चाहे तुम दावा ठोको चाहे तुम दावा ना ठोको, हमें जो करना है हम वो करेंगे। समय बदल चुका है, बार्टर सिस्टम नहीं है कि तुमने दावा छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। तुम छोड़ो या ना छोड़ो, हमें अक्साई चीन वापस चाहिए, भारत का अभिन्न अंग है। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस स्टेटमेंट को करेक्ट किया कि तुम दावा करो या ना करो, लेकिन हम अपना अक्साई चीन लेके रहेंगे। ये करेक्शन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव जी प्रारंभ पर हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है दर्शकों कि गौरव जी को जिस तल्लीनता के साथ प्रारंभ के इस मंच पर आप सुनते हैं, एक बार फिर हमारी और गौरव जी की एक ऑफबीट बात, क्योंकि 370 हट गया, हम कश्मीर जीत गए। अरे साहब, पाकिस्तान से ही सिर्फ जीत गए, पाकिस्तान हमारे लिए कौन सा मुद्दा है? असली मुद्दा तो चाइना है और चीन के साथ खड़ा है कांग्रेस और एनडीए अलायंस। तो सवाल 2024 के मुहाने पर जब हम खड़े हैं तो कांग्रेस से पूछा जाएगा, उनके साथियों से पूछा जाएगा कि साहब अक्साई चीन भी तो सिर्फ पीओके क्यों? क्योंकि सुना है कांग्रेस के वो जो बंगाल वाले लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आप कश्मीर से एक सेब लाके दिखा दीजिए। पीओके की बात कर रहे थे, पीओके से एक सेब लाके दिखा दीजिए। अक्साई चीन से क्या लाके दिखा दें, वो भी भारत दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ गौरव जी आपने समय दिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और प्रारंभ के दर्शकों, आप सभी को हमें और गौरव जी दोनों को इजाजत देनी होगी, क्योंकि एक लंबी बातचीत हो चुकी है, ऐसे विषय पर बातचीत हो चुकी है जिसमें अभी तक मुझे नहीं लगता कि स्थापित मीडिया से लेकर यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पे चाइना और 370 के इस रिलेशनशिप पर बात हुई होगी। गौरव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय श्री राम। तो इसी के साथ गौरव जी को भी राम राम कहते हैं, आप सभी को भी राम राम कहते हैं। हमारे चैनल को देखिए, आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। मेंबरशिप भी हमने अब ऑन कर दिया है। हमारे चैनल की मेंबरशिप भी लीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, भरपूर स्नेह आपका मिल रहा है। इसी के साथ हमें और गौरव जी दोनों को इजाजत दीजिए।